हेतवः। हेतु शब्द से बना है हेतवः, हेतु हेतु हेतवः। हेतु का मतलब होता है कारण। संस्कृत में कहें तो हिनोति व्यापनोति कार्यमिति, कि भाई जो कार्य को व्याप्त करके रखता है। व्याप्त कैसे? जैसे कि हम बार बार मिट्टी हमें पसंद है, मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी का घड़ा बनता कैसे है? मिट्टी से बनता है। तो मिट्टी जो है वो कारण है और मिट्टी का घड़ा कार्य है। अब सारे के सारे में मिट्टी का घड़ा व्याप्त किससे है, फैला हुआ किससे है, या उसमें समाया हुआ क्या है? उसमें मिट्टी तो समाई हुई है ना। तो मिट्टी के बिना तो मिट्टी का घड़ा है हो ही नहीं सकता। तो जो कारण होता है वो कार्य में समाया हुआ होता है, उसने व्याप्त किया हुआ होता है, आच्छादित किया होता है, ढका हुआ होता है का, कार्य को पूरी तरह से। तो हेतु मतलब कारण। और काव्य के हेतु क्या हैं, या साहित्य के हेतु क्या है, साहित्य का कारण क्या है? तो देखिए, इसको हमें इस तरह से समझना है। जैसे अगर कोई बोले कि भाई आग कैसे लगती है, आग कैसे जला सकते हैं हम, तो प्राचीन समय में कैसे जलाते थे? आज की तरह की तो स्थितियां नहीं थी कि आज के समय तो आपके पास लाइटर है, माचिस की तीली है, उससे आप जला लें। बट प्राचीन समय में क्या था कि एक सूर्यकांत मणि है। जैसे आज के समय में लेंस है, तो पुराने समय में सूर्यकांत मणि थी। जब वो गर्म हो जाती है तो वो जो है किसी को भी जला सकती है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि भाई अरणि मंथन, दो सूखी लकड़ियां हैं और उनको आपस में घिसेंगे और उनके घिसने से ही आग पैदा हो जाएगी। तीसरा तरीका है कि भाई तिनके, है ना। तो तिनकों से आग लग जाती है, मतलब जरा सी चिंगारी कहीं से भी, इवन जो है बिजली गिर जाए और वो घास के तिनकों के ऊपर, तो उससे जंगल के जंगल आग लग जाती है। आज के समय में बहुत जगह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उससे आग लगती रहती है, इस तरह से कि भाई तिनकों में जरा सी बिजली से जो आकाश में बिजली होती है वो गिरी और उससे सूखी घास में आग लग गई और वो हवा से फैलते फैलते पूरे जंगल में आग लग गई। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई एक ही कारण के एक ही कार्य के, कार्य क्या है? आग, और उसके कारण क्या हो गए? अरणि, तिनका, है ना, तृण, अरणि और मणि। ये तीन कारण हो गए, अलग अलग कारण हैं। ऐसा नहीं है कि एक से ही लग सकती है। तो विद्वानों के ये मत थे प्राचीन समय में कि भाई काव्य का जो कारण है वो कई हो सकते हैं, पर मुख्य काव्य के कारण जो है वो तीन हैं। और किसी ने कहा कि भाई अभ्यास, किसी ने कहा व्युत्पत्ति, और किसी ने कहा प्रतिभा। और प्रतिभा को ही फिर आगे जो है शक्ति के रूप में भी बांटा गया, शक्ति के रूप में समझाया गया। शक्ति मतलब सामर्थ्य, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि त्व जो प्रत्यय है जब वो लग जाता है किसी शब्द में तो उसका मतलब हो जाता है होना। कवित्व मतलब कवि होना। तो ये इस तरह की, ये कुछ थोड़ा सा आपको बताया। अब हम देखते हैं कि भाई भामे वगैरह ने काव्य के क्या कारण बताए हुए हैं, और अंत में हम देखेंगे कि भाई काव्य प्रकाश में किस तरह से काव्य का क्या कारण बताया हुआ है। बीच में हम प्रश्न भी लेंगे जो कि पाठ्यक्रम से संबंधित है, इस विषय से संबंधित है। तो भामे ने जो है क्या कहा है कि काव्यम तो जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, कि काव्य तो किसी प्रतिभा वाले का होता है, शब्द के अभिधेय होने पर जान करके करके तद्विद उपासनम, जो उन शब्द जिसको ज्ञान है उसकी उपासना। सिर्फ यही नहीं कि भाई प्रतिभा वाले का होता है, ये तो है पक्की बात, ये तो सबसे पहले उन्होंने बोल दिया, पर इसके साथ साथ कि भाई जो काव्य को करना जानता है उसकी उपासना। और विलोक्यान्य निबंधांश, विलोक्य मतलब देख करेंगे, अन्य निबंधांश मतलब अन्यों के बंधों को, जो दूसरों ने जो काव्य बंध बनाए हैं उनको देख करके कार्य करना चाहिए। काव्य क्रियादरः, काव्य क्रिया आदरः, आदर हो ऐसा जो कार्य, ठीक है ना। ऐसा कार्य कब होगा? भाई
पहले तो पहली बात कि भाई काव्य तो होता ही किसी प्रतिभा वाले का है, यानी कि प्रतिभा के बिना तो काव्य हो ही नहीं सकता। ये बात हो गई जी। दूसरी बात कि उसके लिए उपासना भी ज़रूरी है, जो काव्य को जानते हैं उनकी उपासना, और साथ में जो है अन्यों के बनाए हुए बंध को देख करके करना चाहिए। तो ये अभ्यास की बात इन्होंने एक तरह से नहीं की। इन्होंने व्युत्पत्ति, जैसे मैंने आपको शब्द बताया था, व्युत्पत्ति क्या है कि भाई आपको अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान, जैसे आपको चाहे बिजनेस व्यापार का ज्ञान है, चाहे आपको टेक्नोलॉजी तकनीक का ज्ञान है, या आपको अत्याधुनिक और भी जितने जैसा विषय आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उन सभी का ज्ञान है, या फिर दुनिया में समाज में क्या घट रहा है उसका ज्ञान हो, या फिर आपको शास्त्रीय जो भी परंपरा से चाहे दर्शन है, काव्य है, वगैरह वगैरह, उन सब का ज्ञान हो, तो ज्यादा से ज्यादा जो ज्ञान है उसको हम कहते हैं व्युत्पत्ति। अलग अलग शब्दों में उसी बात को कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो काव्य को करना जानता है उसके उपासना, मतलब उसके पास जाकर के उससे सीखना, उसको दिखाना कि भाई ये सही किया है, गलत है, तो ये भी एक तरीका है। और जो दूसरों ने किया हुआ है उसको देखना कि उन्होंने किस तरह से काव्य लिखा है, ये है। पर सबसे जुड़ी बात भामे के हिसाब से काव्य अलंकार में जो उन्होंने कही वो है, काव्यम तो जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, काव्य किसी प्रतिभा वाले का ही होता है। काव्य रचना मुख्य हेतुओं का निरूपण कीजिए। तो ये इस तरह से मुख्य हेतु भामे के अनुसार जो है वो प्रतिभा है एक, और उसमें दूसरा है व्युत्पत्ति, या जो काव्य को करना जानते हैं उनकी उपासना। ठीक है। काव्य शास्त्र के अंदर काव्य हेतु विषय का विवेचन, इसका विवेचन करना भी जरूरी है। और फिर हमारे पास है दंडी ने क्या कहा। दंडी जो है वो काव्यादर्श में उन्होंने कहा, नैसर्गिकी च प्रतिभा। प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो किसी ने डाली नहीं, उड़ेली नहीं है, कृत्रिम नहीं है, ठीक है ना, बल्कि वो स्वाभाविक ही है, वो खुद से है। ठीक है। श्रुतम च बहु निर्मलम। श्रुतम का मतलब होता है ज्ञान, और कैसा ज्ञान, बहु निर्मल, जो बिल्कुल निर्मल है। ऐसा नहीं हो कि भाई उसमें बहुत ही कलुषता है, या फिर बहुत ही तामसिक बुद्धि या राजसिक बुद्धि जिसको हम कहें, तो बिल्कुल निर्मल। ठीक है ना, वो पीछे आपको व्यक्ति विकास के भारतीय दृष्टिकोण में है, जो निर्मलत्वात् सत्व गुण के लिए कहा हुआ है। तो जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा का सारा निर्मल होना भी जरूरी है, मद मात्सर्य से रहित। अमंदश्च अभियोग, ऐसा अभियोग, अभियोग मतलब अभ्यास, ऐसा अभ्यास जो कि अमंद हो। मंद मतलब कि भाई बिल्कुल धीरे धीरे चला हुआ है, या फिर आज किया कल फिर नहीं किया, फिर कभी कर लिया, फिर साल में कभी कर लिया, बस लिख लिए दो शब्द, वो नहीं। अमंद अभियोग कि भाई आज भी लिखना है, कल भी लिखना है, परसों भी लिखना है, जैसे जैसे जिसी समय दिमाग में कुछ आ जाता है तो वो लिखना है। तो इस प्रकार का अभ्यास। नैसर्गिकी प्रतिभा, श्रुतम च बहु निर्मलम, अमंदश्च अभियोग, ये तीन जो है ये कारणम काव्य संपदः, जो काव्य संपत्ति है उसके कारण है। न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना, कि भाई पूर्व वासना भले नहीं हो, गुणानुबंधी प्रतिभानम अद्भुतम, कि भाई अगर पूर्व वासना मतलब पिछले संस्कार अगर नहीं भी हो तो भी श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता, श्रुतेन मतलब जो कुछ भी ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से, अधिक से अधिक ज्ञान से, और यत्नेन जो अभ्यास है। तो दंडी का जो ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया है ये भामे के सिद्धांत से थोड़ा भिन्न है। ये बोल रहे हैं कि प्रतिभा वाले का ही काव्य होता है, प्रतिभा, ठीक है, काव्य तो किसी प्रतिभा वाले का होता है। ये बोल रहे हैं कि भाई ये तीनों चीजें चाहिए, नस, प्रतिभा, और श्रुतम, ठीक है जी, और अभियोग। पर
अगर किसी के अंदर पूर्व वासना नहीं है, मतलब पीछे से प्रतिभा नहीं है, तो भी श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता, पढ़ने से, ज्ञान से और प्रयत्न करने से वाणी की उपासना, वाणी जो उपासना की गई, ध्रुवम करोति एव कमप्य अनुग्रहम, ध्रुवम मतलब निश्चय से, करोति करती है कुछ अनुग्रह, तो उससे भी अनुग्रह, उसकी कृपा हो जाती है, मतलब ऐसे भी। अब वो ये जो भामे ने कहा और जो दंडी कह रहे हैं, ये अनुभव की बात है, उनका अपना जो व्यक्तिगत अनुभव रहा होगा, और मतलब स्वयं लिखते हुए, और जो औरों को उन्होंने लिखते हुए देखा होगा कि भाई इसके अंदर प्रतिभा तो है नहीं, पर बहुत पढ़ने से और बहुत ज्यादा जो इसने अभ्यास किया, तो ये बहुत अच्छा कर लेता है। तो ये इस तरह से भी हो जाता है कि भाई आप काव्य लिख सकते हैं। तो अव्युत्पत्ति कृतो दोषः शक्त्या संवृते कवे, ये आनंदवर्धन ने कहा हुआ है कि अव्युत्पत्ति, अगर अव्युत्पत्ति है कि भाई आपको विषयों का ज्ञान नहीं भी है, आपने बहुत पढ़ाई नहीं की हुई है ना, हर एक चीज को आप नहीं जानते हैं, बहुत ज्ञान नहीं है, ना वेद का, ना स्मृति शास्त्रों का, ना दर्शन का, ना आपको जो है समाज का बड़ा भारी कोई बहुत ज्ञान है, बावजूद इसके शक्त्यः संव्रियते कवे, शक्ति से हटाया जाता है अव्युत्पत्ति से किया गया दोष, न जानने से जो दोष है वो तो शक्ति से हटाया जाता है। यस्तु अशक्तिकृत, और जो अशक्ति जिसमें हो, मतलब जिसको सामर्थ्य नहीं है, वो प्रतिभा जिसमें नहीं है, ठीक है जी, तस्य झग इत्येव भासते, झग मतलब स्पष्ट रूप से, शीघ्र ही जो है स्पष्ट रूप से वो भासित हो जाता है, तो वही सामने आ जाता है, वो हास्य का पात्र बन जाता है। इसलिए आनंदवर्धन के हिसाब से क्या है कि भाई शक्ति होना जरूरी है, प्रतिभा की बजाय उन्होंने शक्ति शब्द कहा, और वो शक्ति होना जरूरी है, अगर व्युत्पत्ति नहीं भी हो तो उसके बिना शक्ति से वो उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। कईयों में एक इस प्रकार की शक्ति होती है बोलने की, ना कुछ काव्य में रचना करने की। तो रुद्रट ने काव्य के कितने हेतु माने हैं, ये 2 साल पहले प्रश्न आया है। तो इसके लिए रुद्रट ने मनसी सदा सुसमाधिनी विस्फुरणम अनेकता विधेयस्य अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्याम असौ शक्ति। अब इसको मैं यहाँ पर पूरी तरह से तो नहीं मैंने बताया है कि भाई रुद्रट ने कितने हेतु माने, परंतु जो उन्होंने शक्ति जो माना है, तो शक्ति का अर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनसी सता सुसमाधिनी, कि भाई जैसे समाधि में, मन में, समाधि में विस्फुरणम अनेकदा, विस्फुरण हो अनेक प्रकार से, अभिधेय का, अभिधेय क्या है, जो कहने के योग्य है उसका अनेक प्रकार से मन में जो समाधि में विस्फुरण हो, विस्फुरण मतलब जो खिले, उगे, और जो जिसको हम बोलते हैं ना आइडिया आ गया, तो इस प्रकार से विस्फुरण हो, अंकुरित हो। तो अक्लिष्टानी पदानी च, और यही नहीं कि भाई जो कहने योग्य है वो दिमाग में खिल जाए, बल्कि अक्लिष्ट पद हो, दिमाग में ऐसे पद आए जो कि क्लिष्ट ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद लिखते हैं फिर सोचते हैं इसका मतलब है क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अक्लिष्ट पद नहीं होने चाहिए। यस्याम असौ शक्ति ही विभांति, कि जिसमें यह शक्ति, वो शक्ति है जिसमें विभांति, क्या विभांति, कि अक्लिष्टानी पदानी विभांति, कि भाई शक्ति वो है जब समाधि में अनेक प्रकार से कहने योग्य विस्फुरण हो, मतलब जो जो कहने योग्य है उसको हम अनेक प्रकार से कह सकें, इस तरह से भी, उस तरह से भी, किसी और तरह से भी, और अक्लिष्ट पद हो, ये जब दिमाग में खिल रहे हो तो उसे कहेंगे शक्ति। तो ये शक्ति का अर्थ दिया है। अब प्रतिभा क्या है, इसको भट्ट तौत ने समझा है, ये भी कश्मीरी विद्वान है, और ये अभिनव गुप्त पादाचार्य के गुरु में से एक है। तो प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, की प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा मतलब जो प्रज्ञा एक तरह की बुद्धि है ना, नव नवोन्मेष शालिनी, नव नव, नव मतलब नया,
फिर से नव मतलब नया, तो जब 2 बार बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि नया नया। उन्मेष, उन्मेष का एक अर्थ तो हम कहें कि भाई आंखों का खोलना, उन्मिलन को हम कहेंगे उन्मेष। और दूसरा मतलब है कि भाई एक जो नया विचार है ना, तो नया नया विचार जो है वाली जो प्रतिभा है उसको ऐसी जो नए नए विचार वाली जो बुद्धि है उसको कहते हैं प्रतिभा। कि भाई जैसे अब कोई बोले यार अब कुछ है ही नहीं, नया कहाँ से लाऊं, तो जिसमें बार बार जिसके दिमाग में नया कुछ आ जाता है फिर नया कुछ आ जाता है, तो मतलब उसमें प्रतिभा है, उसी को ही प्रतिभा कहते हैं, ऐसी बुद्धि को जो नया नया प्रस्तुत करने वाली है। कवित्व बीजम प्रतिभानम, कवि कवि होने का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये त्व जहाँ पे लग जाए तो उसका मतलब होता है होना, तो कवित्व मतलब कवि होने का बीज जो है वो प्रतिभान है। कवित्वस्य बीजम कवित्व बीजम, कवित्व का बीज कवित्व बीज। जन्मांतर्गत, कि भाई दूसरे जन्म में आया हुआ संस्कार विशेष, पिछले जन्म में कोई कवि रहा होगा तो दूसरे जन्म में भी उसका वो जो कवि होने का जो संस्कार था वो संस्कार विशेष, उसको कहते हैं कवित्व बीज। यस्माद् बिना, जिसके बिना काव्यम न निष्पद्यते, काव्य नहीं रचा जाता। निष्पन्नम वा, और अगर किसने कवित्व बीज के बिना, प्रतिभा के बिना काव्य लिख भी दिया तो हास्यायतनम स्यात्, कि भाई वो तो हंसी का स्थान हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई काव्य तो जो है जी पिछले जन्म से ये प्रतिभा जो है इसमें जन्म से ही है, तो जन्म से मतलब पिछले जन्म में ही थी जी, इस जन्म में नहीं आई बल्कि पिछले जन्म से ही थी। तो कुंतक ने क्या कहा है वक्रोक्ति जीवित में कि प्राक्तन अद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़। प्राक्तन मतलब पिछले से संबंधित, पिछले जन्म से संबंधित, अद्यतन मतलब आजकल जो है उससे संबंधित, मतलब वर्तमान जन्म और पिछले जन्म के संस्कारों के परिपाक होने से, उनके परिपक्व होने से जो प्रौढ़ हो चुकी है ऐसी जो प्रतिभा है, उसी वही कोई जो है कवित्व शक्ति है, वो सामर्थ्य है कवि होने का। सामर्थ्य, शक्ति का मतलब सामर्थ्य भी होता है, कि कवि होने का जो सामर्थ्य है, जो कवित्व शक्ति है, वो प्रतिभा है जो कि पिछले जन्म और इस जन्म के संस्कारों से प्रौढ़ हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है। और राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा है, या शब्द ग्रामम अर्थ सार्थम उक्ति, कि भाई जो शब्द ग्रामम मतलब जो शब्द समूह, अर्थ सार्थम मतलब जो अर्थ युक्त है, उक्ति मार्गम अन्यद अपि तथा विधम प्रतिभासयति सा प्रतिभा, जो उक्ति मार्गम मतलब कहने के मार्ग को अन्य प्रकार से, अन्य तरह से प्रतिभासयति प्रतिभाषित करती है, वो प्रतिभा है। प्रतिभस्य पदार्थ सार्थः परोक्ष एव, और जो अप्रतिभ है मतलब जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है, उसके लिए पदार्थ जो है वो अर्थ होने पर भी परोक्ष की तरह है, उसको दिखाई नहीं देता है, कि भाई उसको उसके सामने नहीं होता है ना। कई बार होता है ना कि हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है। आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कभी लिखने का अभ्यास किया होगा, पर मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि लिखिए, तो आप सोचने लगे मैं क्या लिखे, क्या नया लिखे। अगर मैं आपको एक कंडीशन लगाऊं कि जो भी लिखना है जी नया लिखना है बिल्कुल, तो आप पहले तो ये सोचेंगे कि भाई अच्छा चलो मैं कुछ भी लिख दूं, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले लिखा होगा। तो और जो जिसके अंदर प्रतिभा नहीं होती, और अगर आपके अंदर प्रतिभा हो तो फिर क्या होगा कि भाई आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जो आपके सामने है, इवन अगर आपके सामने मच्छर है या मक्खी है या समोसा है, आप उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिख देंगे, तो ये है प्रतिभा। तो जो प्रतिभा है उसमें क्या है कि जो शब्द ग्राम है वो अर्थ सार्थम, अर्थ के साथ उक्ति
जो कहने का जो मार्ग है वो अन्य प्रकार से, अन्य तरह से प्रतिभाषित करता है, प्रकट करता है। और जो अप्रतिभ है, प्रतिभा से रहित है, उसको सामने पदार्थ होने पर भी वो परोक्ष की तरह है। सामने अगर समोसा है तो वो उसके ऊपर नहीं लिख सकता है, ठीक है। अगर कोई नायिका है तो उसके ऊपर नहीं लिख सकता है अगर प्रतिभा रहित है। प्रतिभावत है, जो प्रतिभा वाला है तो वो वो देखते हुए भी पुनः अपश्यतोपि, वो देखता ना देखता हुआ भी, कि भाई उसके आंखें नहीं है, प्रतिभा तो है परंतु उसके आंखें नहीं है, बावजूद इसके प्रत्यक्ष की तरह हो जाएगा उसके सामने। यतो, जैसे मेधा विरुद्ध और कुमारदास आदि जो जात्यंधा मतलब जन्म से ही अंध थे, परंतु कवे श्रूयन्ते, वो कवि कहे जाते हैं और जन्म से वो अंधे थे। भाई जब जब वो जन्म से अंधे थे तो उन्होंने तो पढ़ना लिखना तो किस प्रकार से किया होगा, पर आप ये देखिए, उन्होंने ना पेड़ पौधे देखे हैं, ना उन्होंने अपना रूप देखा है, ना उन्होंने किसी और का रूप देखा है, वो किस प्रकार से उन्होंने लिख दिया। तो वो जो इस प्रकार के जो कवि हैं, तो कहने का मतलब है आपको जो प्रतिभा क्या करती है कि भाई आंखों की रोशनी ना होने पर भी सब कुछ प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता है, और आंखों की रोशनी होने पर भी अगर प्रतिभा ना हो तो दिमाग में आता ही नहीं कि भाई क्या लिखे। और फिर जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ ने रसगंगाधर में क्या कहा है, सा च काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति, कि भाई इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि भाई प्रतिभा है क्या, कि काव्य घटन मतलब काव्य रचनानुकूल, काव्य की रचना के लिए अनुकूल शब्द अर्थ की उपस्थिति, कि शब्द भी और अर्थ भी बिल्कुल जो उस काव्य रचना है उसके अनुकूल। कोई हो सकती है काव्य रचना श्रृंगार रस की हो, कोई हो सकती है करुण रस की हो, और कोई रौद्र रस की हो, तो उनमें बिल्कुल जो है शब्द और अर्थ की जो उपस्थिति है, अगर वो बिल्कुल अनुकूल है उस रचना के अनुकूल, तो वो प्रतिभा है, वही प्रतिभा है। और अभ्यास क्या है फिर, प्रसरति किमपि कथंचन, फैलता है कुछ भी कैसे भी, न अभ्यस्ते गोचरे वचः कस्य, कि अभ्यास ना होने पर किसी का वाणी का कुछ भी नहीं फैलता। इदमेव तत्कवित्वम यद्वाचः सर्वोदिक्का, कि यही कवित्व है वाणी का जो वो सभी दिशाओं में फैलने वाली है। तो ये जो होता है, ये कैसे होता है, ये आचार्य मंगल के शब्द उद्धृत किए हैं काव्य मीमांसा में राजशेखर ने, कि भाई अभ्यास का महत्व यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है जी। बिना अभ्यास के आपके अंदर की जितनी में प्रतिभा हो तो नहीं हो सकता है, ये भी इसका एक मतलब निकल सकता है। तो काव्य कर्मणि कवि समाधि परम व्याप्रियते, कि काव्य कर्म में कवि की समाधि सबसे बढ़ चढ़कर होती है, कि कवि जो है उस विषय पर कितना जो है एकाग्रचित हो गया है जिस विषय पर उसने लिखना है। और क्या होता है कि हम एकाग्रचित हो रहे हैं पर नहीं, हमारे दिमाग में फिर कोई और आ जाएगा, कोई व्यक्ति या कोई और विचार, तो वहां पर फिर हम एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, समाधि की स्थिति नहीं हो, और फिर जो है हम लिख नहीं पाएंगे। तो इति श्यामदेव, ऐसा श्यामदेव ने कहा है, काव्य मीमांसा में ये भी उद्धृत है। और अभ्यास इति आचार्य मंगल, कि भाई काव्य का हेतु तो अभ्यास है, ऐसा काव्य मीमांसा में कहा है। और राजशेखर ने क्या कहा है, ठीक है ना, जैसे राजशेखर जो है उन्होंने काव्य मीमांसा में कहा कि प्रतिभा क्या है, और वही फिर आगे क्या करें, सा शक्ति, कि भाई वो शक्ति है, केवलम काव्य हेतु यदि यायावरीय, कि भाई वही केवल काव्य में हेतु है, ऐसा यायावरीय, उन्होंने अपने को यायावरीय बताया है कई जगह। विप्रसृतिश्च सा प्रतिभा व्युत्पत्तिभ्याम, और वो फैलती है, जो शक्ति है वही काव्य में हेतु है, वही एकमात्र काव्य का कारण है, और वो फैलता है प्रतिभा और व्युत्पत्ति के द्वारा। शक्ति कर्तृ के प्रतिभा व्युत्पत्ति कर्मणी, जो
जो शक्ति अगर करता है तो प्रतिभा व्युत्पत्ति जो है उसके कर्म है। मतलब प्रतिभा व्युत्पत्ति के बिना कर्म तो हो ही नहीं सकता। शक्ति तो चाहिए, शक्ति के बिना करता नहीं है। और कर्म जो है, काव्य जो है, प्रतिभा और व्युत्पत्ति के बिना नहीं है। शक्तस्य प्रतिभाति शक्तिश्च व्युत्पत्त्यते। शक्त जो है वो प्रतिभाति, शक्त क्या है मतलब जो सामर्थ्य है, जिसमें शक्ति है, वो प्रतिभाति, वो प्रकाशित करता है। और शक्तिश्च व्युत्पत्त्यते, और शक्ति जो है वो उसी से ही और व्युत्पत्त्यते, शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है। खैर ये जो है, इनको इनके विषय में एक-एक शब्द के विषय में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इसको हम संक्षेप में ही देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि भई परीक्षा में क्या आ चुका है। तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुभव है। तो आपको ये कारिका जो मम्मट ने कही है ये याद होनी चाहिए, तब आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या है? शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्र काव्यध्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवी। इन्होंने हेतु कहा है, ना कि हेतवः, कि भाई एक ही हेतु होता है काव्य का। तो वो एक हेतु क्या है? शक्ति, निपुणता और अभ्यास। ये मिलकर के एक हेतु है, तीन नहीं है बल्कि मिलकर के एक है। तीनों होने चाहिए तभी काव्य हो सकता है। तो शक्ति का मतलब और इसका निपुणता का मतलब इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, शक्ति का आगे स्पष्ट होगा। निपुणता का मतलब है लोक शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण से। निपुणता कहाँ से प्राप्त होगी? कि भाई लोक का मतलब समाज में उस चीज का मतलब क्या है, उस चीज को कैसे बोलते हैं, उस चीज का कैसे प्रयोग होता है। अब आप ये देखिए कि भाई जो हमारे भारतीय परंपरा में जो संस्कार हैं, जिसको हम सनातन संस्कार बोलते हैं, वो किसी काल देश विशेष में, किसी जगह विशेष में भारत में, उत्तर भारत में किसी और तरह से, दक्षिण भारत में किसी और तरह से। आप विवाह संस्कार को ही ले लीजिए, तो विवाह संस्कार की जो है उसकी भिन्न भिन्न पद्धतियां पूरे भारत में आपको मिल जाएंगे, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करें। तो उसी प्रकार से एक ही शब्द है, उसको मंडयाली भाषा में कुछ और कहेंगे, सिरमौरी भाषा में कुछ और कहेंगे, किन्नौर की भाषा में कुछ और कहेंगे। आपके पहाड़ की जितनी अलग अलग आप जाएंगे तो वैसे वैसे आपको भिन्न भिन्न संस्कार और भिन्न भिन्न भाषा संस्कृति आपको मिलेगी। तो ये जो लोक का को जानना भी बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से शास्त्र का ज्ञान भी अत्यावश्यक है। और काव्य आदि के अवेक्षण से, इन तीनों से जो है निपुणता प्राप्त होती है। और काव्यज्ञ, काव्यज्ञ मतलब जो काव्य को जानने वाला है, ना केवल जो है काव्य उसने पढ़ा हुआ है, बल्कि जो है वो समझता है कि मतलब वो रसों को महसूस कर सकता है। एक तरह से वो सहृदय भी है। और दूसरे क्या है कि भाई वो उसको पता है कि किस तरह से काव्य लिखा जाता है। तो ये हो गया काव्यज्ञ। तो काव्यज्ञ शिक्षा, उसकी शिक्षा से अभ्यास, जिस प्रकार से वो सिखाए तो उस प्रकार से अभ्यास, इति हेतुस्तद्वद्भवे। तो मतलब कहने का है कि अगर और कोई आपको अभ्यास करने को नहीं मिल रहा है, बट आपको रीडर्स हैं, वो रीडर पढ़ रहे हैं और वो कमेंट दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि भाई ये आपने ऐसे नहीं ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये अच्छा था, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो वो एक तरह से जो है अभ्यास जो है, तो धीरे 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 जो है जिसको बोलते हैं परफेक्शन राइटिंग में, वो धीरे धीरे आती है लेखनी। और वो अभ्यास इस तरह से भी हो सकता है। तो काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास। अब इसको जो है प्रश्न अब हम देख लेते हैं। काव्य प्रकाश में मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य हेतुओं का विस्तार से समीक्षा कीजिए। तो मम्मट के द्वारा, बाकियों की आवश्यकता नहीं है, मम्मट ने क्या कहा है ये जानने की जरूरत है। तो आपको ये जो कारिका है ये याद होनी चाहिए अच्छे से, ताकि आप इसकी व्याख्या कर सकें। अगर ये वो इस तरह से पूछ सकता है कि काव्य हेतुओं की विस्तार से व्याख्या करें, जैसे कि ये प्रश्न है ना, विस्तार से समीक्षा कीजिए। समीक्षा का मतलब है सम्यक परीक्षा, कि भाई ये जो इन्होंने हेतु कहा, क्या ये सही कहा? इनको हेतु नहीं कहना चाहिए था अगर तीन कारण थे। अगर तीन के बजाय ये एक कारण मान रहे हैं, जबकि तीन उन्होंने बताए, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, तो ये एक
क्यों बोल रहे हैं इसको। तो इस प्रकार के जो गुण दोष आदि का जो विचार है ये समीक्षा है। और मम्मटोक्त काव्य हेतुओं पर टिप्पणी, ये भी पूछा गया है। मम्मट आचार्य मम्मटम अनुसत्य, मम्मट को अनुसरण करके काव्य हेतु की मीमांसा या मम्मट के अनुसार काव्य हेतुओं का विस्तार से समीक्षा। तो ये कई प्रश्न हो जाते हैं। अब आप ये देखिए, शक्ति ही कवित्व बीज रूप। शक्ति क्या है? कवि होने का बीज रूप संस्कार विशेष। ये एक संस्कार है, जैसे कि आपने मिट्टी के घड़े को बना दिया, मिट्टी से चाक पर मिट्टी रखी और चाक को घुमाया, और जब वो स्वयं घूमने लग गया तो फिर अपने हाथों से जो है मिट्टी को एक आकार दे दिया और बन गया मिट्टी का घड़ा। अब वो मिट्टी का घड़ा केवल इतने से ही तैयार नहीं हो जाएगा, उसका संस्कार होगा। कैसे संस्कार होगा? धूप जब पड़ेगी तो फिर उससे जो है उसका पानी सारा सूख जाएगा और फिर जो है वो एक जान बन जाएगा, ठीक है। या फिर कई बार आग में उसको तपाया जाता है, तब वो इतना कठोर हो जाता है कि भाई उसको बहुत जोर से गिरने पर या डंडे से तोड़ने पर तभी वो टूटता है, अन्यथा नहीं वो टूटेगा। तो शक्ति क्या है? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। संस्कार जो है वो एक दिन में नहीं होते, वो धीरे 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 आपका जो अनुभव है उससे संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो याम विना वो संस्कार विशेष है, कवि होने का बीज रूप है। मतलब दो बातें, एक तो वो संस्कार विशेष है, ठीक है ना जी, अनुभव से प्राप्त होने वाला है, वो चाहे इस जन्म के अनुभव हो चाहे पिछले जन्म के अनुभव। दूसरी बात कि वो कवि होने का बीज रूप है, जैसे कि भाई बीज हो, चाहे आपके पास कद्दू का बीज है, चाहे आपके पास गोभी का बीज है, चाहे तुलसी के बीज है, चाहे कोई भी हो, जब बीज होगा तभी पौधा होगा, बिना बीज के पौधा हो नहीं सकता। अगर पौधा हो गया है, किसी तरह से बन गया है, तो उसके बाद उसके बीज होंगे, फिर आगे पौधा होगा। तो कहने का मतलब है बीज होना बहुत जरूरी है। बीज से एक बहुत बड़ा वट वृक्ष तैयार हो जाता है। तो बीज जो है वो बीज रूप है शक्ति, ठीक है जी, और संस्कार विशेष है। याम विना, जिसके बिना काव्यम न प्रसरित, काव्य नहीं फैलता है। और प्रसितम व, अगर फैल भी जाए तो उपस्नियम, तो फिर वो उपहास के योग्य होता है। लोग उसको पढ़ के उनको हंसी आती है कि भाई क्या लिखा है। लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्त से, अब पीछे ये जो बताया था कि भाई निपुणता लोक शास्त्र काव्य दिव्यक्षणात्, इसकी व्याख्या यहाँ पे की भी है कि लोकस्य मतलब स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्त से। स्थावर का मतलब हो गया जो ये पहाड़ हैं, पेड़ हैं, ये हो गए स्थावर। और जंगम क्या हो गए? चलने वाले मनुष्य, जैसे मनुष्य हैं या पशु हैं या फिर पक्षी हैं, ये सब हो गए जंगम। इनका जो लोकवृत्त है, ठीक है, लोक में जो इनकी जो इनकी जो कथाएं हैं या इनकी जो घटनाएं हैं वो हो गया लोकवृत्त। शास्त्राणाम, शास्त्रों का, कौन से शास्त्रों का? छंद, छंदो व्याकरण, तो ये संधि के कारण हो गया छंद का छंदो, कि भाई छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अभिधान मतलब जिसको बोलते हैं शब्दकोश, है ना। ये अभिधान और कोश के अंदर आ जाते हैं हमारे पास अमर कोश या शब्द कल्पद्रुम जैसे कोश। मतलब आपके पास एक बहुत रिच वोकेबलरी, इंग्लिश में हम कहें तो बहुत रिच वाइड वोकेबलरी होना बहुत जरूरी है। तो छंदो व्याकरण अभिधान कोश। कला, कलाओं के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में काम सूत्र जो वात्स्यायन ने लिखा है उसमें भी कहा गया है। तो चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग में है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। और गज, तुरग, खड्ग आदि का लक्षण, कि भाई गज मतलब हाथी, तुरग मतलब घोड़ा, खड्ग तलवार, इनका लक्षण। ग्रंथानाम, काव्यानाम च महाकवि संबंधी नाम, कि भाई ऐसे काव्यों का जो कि महाकवि से संबंधित हैं, महाकवियों से संबंधित जो काव्य हैं।
आदिग्रहणाद इतिहास आदि नाम, कि इतिहास आदि के विमर्शन से, उनके परामर्श से। परामर्श मतलब एक तरह से उसको स्मरण करने से, याद करने से, उस पर चिंतन करने से जो है व्युत्पत्ति होती है। किसका चिंतन से? लोक का, शास्त्र का, काव्य का और इतिहास आदि का विमर्शन से। तो निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षणात्, इस बात को यहाँ पे कहा हुआ है कि लोक शास्त्र काव्य आदि इतिहास आदि के अवेक्षण से, उस पर विचार विमर्श करने से व्युत्पत्ति होती है। काव्यम कर्तुम, अब आखिरी बात है अभ्यास की। तो अभ्यास के विषय में कहा है कि काव्य करने के लिए विचारितों, विचार करने के लिए च ये जानती, और जो लोग और जो जानते हैं, तद उपदेशन, जो काव्य को करना जानते हैं उनके उपदेश से, करणे योज्य, करने में या फिर लगने में, फिर से प्रवृत्ति, कि भैया फिर से काव्य करने लग गया, फिर से जो है कार्य काव्य करने लगे। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो है अभ्यास। ठीक है, तो ये हेतु नतु हेतु ही सिद्धांतम काव्य प्रकाशन रूपम लिखत है। ये प्रश्न आया है कि हेतु न तु, न की हेतु, इस सिद्धांत काव्य प्रकाश के अनुरूप लिखो। तो काव्य प्रकाश में व्याख्या क्या है कि भाई त्रहे समुदिता, कि तीन जो है समुदित, तीन उत्पन्न, न तु व्यस्तः तस्य, कि भाई वो व्यस्त मतलब अकेले अकेले जो है, न तु समुदित, न तु समुदिता, वो अकेले अकेले उत्पन्न नहीं हुए हैं तीनों। काव्य से उद्भव है, काव्य के उद्भव में जो है, निर्माण में, समुल्लास में हेतु है, न कि हेतु, कि भाई तीनों अलग अलग, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि तृण अरणि मणि, तीनों से आग लग सकती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रतिभा हो जी तो काव्य हो जाएगा, या अभ्यास हो तो काव्य हो जाएगा, या व्युत्पत्ति हो, बहुत कुछ पढ़ा लिखा हो तो काव्य कर लेगा, नहीं। यहाँ पर मम्मट का ये मत है कि भाई वो तीनों अलग अलग से जो हैं वो काव्य के कारण नहीं है, बल्कि मिल करके तीनों तीनों जब होंगे तभी काव्य हो सकता है। प्रतिभा भी होनी चाहिए, व्युत्पत्ति भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ अभ्यास भी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की प्रतिभा थोड़ी सी है, अभ्यास बहुत ज्यादा है, किसी के अभ्यास थोड़ा सा ही है, प्रतिभा उसमें बहुत ज्यादा है, या किसी की व्युत्पत्ति बहुत थोड़ी सी है और प्रतिभा और अभ्यास से वो बहुत आगे निकल गया, या फिर प्रतिभा व्युत्पत्ति बहुत थी पर अभ्यास ज्यादा नहीं कर पाया, तो भी बहुत अच्छा उसने कर लिया। तो ये इस प्रकार की स्थितियां वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, पर ये तीनों मिलकर के एक कारण है काव्य का। ठीक है जी, ये मिल करके है काव्य का कारण। ये चौथी बात भी ध्यान दे है, ये नहीं कि सिर्फ ये अलग अलग ही जो है काव्य के कारण है, ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि भाई समन्वय जो है उसमें, उसके लिए याद किया जाता है मम्मट को। तो मम्मट ने यहाँ पे समन्वय कर दिया भामे का भी और दंडी का भी। भामे ने कहा कि भाई प्रतिभा वाले का ही काव्य होता है, और दंडी ने कहा कि भाई अमंदश्च अभियोगश्च जो है उससे, श्रुतम च बहुनिर्मलम अमंदश्च अभियोगश्च, उससे भी काव्य होता है। तो यहाँ पर वो जो है कि भाई अभ्यास और प्रतिभा और कईयों ने शक्ति की बात की थी, तो इन्होंने शक्ति शब्द भी रख लिया, है ना। तो ये सब जो है समन्वय मम्मट के इसमें जो उन्होंने कारण बताए हैं काव्य के, उसमें समन्वय है। और पंडित जगन्नाथ ने रसगंगाधर में क्या कहा कि तस्य काव्यस्य च कारणम केवला प्रतिभा, कि केवल प्रतिभा ही काव्य का कारण है। तस्याश्च हेतु, उस प्रतिभा के जो कारण है, क्वचिद देवता महापुरुषादि जन्यम, वो जो प्रतिभा है वो कभी जो है देवता या महापुरुष आदि के से भी पैदा हो जाती है, कि भाई उन्होंने सिर पे हाथ रख दिया तो भी वो प्रतिभा उत्पन्न हो गई। ठीक है ना जी। क्वचित विलक्षण व्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यास हो, कि कभी या कहीं विलक्षण, बिल्कुल ऐसा जो कि पहले हुआ नहीं है काव्य, व्युत्पत्ति कारणाभ्यास हो, कि व्युत्पत्ति भी
और काव्य करने का जो अभ्यास है वो भी कहीं उसमें होता है। ठीक है जी। तो ये भी है इनका जो पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में कहा हुआ है। तो ज्यादातर अब आप विचार कीजिए कि भाई असल में काव्य का कारण क्या है, आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, मम्मट के विचार भी आपने समझ लिए, बाकियों के भी सुने हैं, शायद कुछ थोड़ा आपको समझ में आया होगा। तो अब आप विचार कीजिए कि आप क्या समझते हैं कि काव्य कैसे किया जाता है। काव्य का मतलब दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य दो तरह का होता है। एक जो केवल देखा जा सकता है, एक केवल देखा और सुना जा सकता है, और एक जो केवल सुना जा सकता है। तो ये इस प्रकार का, या फिर जो कविता है, या फिर जो कुछ और छंद रहित है कविता, या फिर निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, गद्य भाग हो चाहे पद्य भाग हो जाए, किसी भी रूप में, वो सारा का सारा जो काव्य है, साहित्य है, उसको किस प्रकार से रचा जाता है, रचना करने वाले की क्या स्थिति होती है दिमाग की, वो कैसे लिखता है। अगर आपने कभी नहीं लिखा है तो इस सब कुछ के बाद आपको अभ्यास जरूर करना चाहिए। कम से कम अभ्यास, हो सकता है कि आपके अंदर प्रतिभा हो, विशेष प्रतिभा हो, आपके अंदर काव्य बीज हो। क्या होता है कि किसी एक समय विशेष में जब आपको अंदर से कुछ बहुत ज्यादा उथल पुथल हो मानसिक रूप से, तब भी कई बार, जैसे बोलते हैं ना कि भाई शायर तो नहीं पर तुमसे मिलके मुझे शायरी आ गई। तो एक ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि आपको कोई व्यक्ति इतना अच्छा लग रहा है, उससे आप इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि आप बिल्कुल कुछ अपने को व्यक्त करने से रह नहीं पाए। तो असल में कविता या काव्य या साहित्य है क्या कि भाई, अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो यार मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे दिमाग में इतना कुछ आ रहा है, ये स्थिति भी हो जाती है। मैंने अपने लिए ये महसूस की। तो बाकियों का, कवियों का, सबका अपना अपना अनुभव है। ठीक है ना। तो अभी ये हेतु का इतना है। अगर आपको कोई प्रश्न हो या कुछ इस पे सुझाव या कोई और वक्तव्य आप देना चाहें तो दे सकते हैं। धन्यवाद।